हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी राजस्व लेखपाल 2022 के लिए घटना चक्र पुस्तक 2022 से ग्राम समाज एवं विकास से पहले चैप्टर को, जिसका नाम है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम व प्रबंधन। दोस्तों, ये आपकी बुक घटना चक्र 2022 का लेटेस्ट एडिशन है और ये बुक आपके यूपी राजस्व लेखपाल 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये बुक आपका पूरा का पूरा थियोटिकल टाइप में दिया गया है और जल्द ही हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस बुक को ख़त्म करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर प्रस्तुत किया जाए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्राम समाज एवं विकास से पहले चैप्टर को, जिसका नाम है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम एवं प्रबंधन। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम व प्रबंधन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम में विकास रहा है। ग्राम विकास में सरकार का दखल आवश्यक इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का अधिकतर भाग गांव में निवास करता है। ग्राम विकास क्या है, जानते हैं। ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने के लिए है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी यानी कि काम और आय के अवसरों का प्रावधान सम्मिलित है। भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकताएं। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। जनसंख्या के लगभग 85% 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और वे अपनी आजीविका कृषि और अन्य कार्यों पर चलाते थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वार्ध के वर्षों में कृषि की दर केवल 0.3% थी। निरक्षरता 84% तक थी। मलेरिया, हैजा तथा चेचक जैसी बीमारियों का सामना करने में जन स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थीं और 1947 में मृत्यु दर लगभग 27 प्रति हजार पर थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मुख्य रूप से लोग कृषि पर आश्रित थे, फिर भी उपनिवेशिक सरकार ने निर्यात की जाने वाली फसलों जैसे कपास, जूट और चाय को छोड़कर सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। रेल प्रणाली का निर्माण बंदरगाहों को उत्पादन केंद्र और बाजारों को जोड़ने के लिए किया गया। शिल्प क्षेत्र में अंग्रेजों के शासन के दौरान बुरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। औद्योगिकीकरण का आधार बहुत ही संकीर्ण था, जो कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बहुत ही कम जुड़ा हुआ था। बात करेंगे आगे भारत में कृषकीय वर्ग की। तो देखिए, भूमि वर्ग की संरचना उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता की वजह से भिन्न भिन्न थी। ये ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। भूमि नियंत्रण की प्रकृति व भूमि का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पर भिन्न भिन्न हो सकते थे, जो उस क्षेत्र की उत्पादकता पर निर्भर होता था, जिसका कारण ज़्यादातर मृदा के प्रकार, जल की उपलब्धता और उन्नत कृषि विधियों को अपनाने, दूरसंचार का विकास, बाजार की ताकत का समेकन तथा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि थी। ठीक है, कृषकीय वर्ग सामंतवादी कृषि प्रणाली को देखते हैं। सामंतवादी वे परिवार हैं जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में शामिल नहीं होते। ये होते हैं सामंतवादी परिवार। वे अपनी भूमि
काश्तकार को खेती करने के लिए पट्टे पर देते हैं। ठीक है, भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा लिया गया किराया फसल उत्पादन के रूप में या नगद हो सकता है। फसल के रूप में किराया पुनः एक निश्चित मात्रा में या काश्तकार द्वारा उपजाई गई फसल का एक निश्चित हिस्सा हो सकता है, जबकि नगद किराया सामान्यतः एक निश्चित राशि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काश्तकार वर्ग सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से स्वयं और छोटी खेतीबाड़ी करने वाले घरों के रूप में पहचाने जाते हैं। अगला पॉइंट है कृषकीय वर्ग पूंजीवादी कृषि प्रणाली। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए, वे किसान जो काफ़ी भू संपत्ति के स्वामी हैं या नियंत्रित करते हैं और जो अपने खेतों में खेतीबाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन या प्रतिनिधि मार्गदर्शन से करवाते हैं, उन्हें पूंजीवादी किसान कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वे स्वयं सीधे रूप से कृषि गतिविधियों में कार्यरत नहीं रहते हैं। कौन? कृषकीय वर्ग पूंजीवादी कृषि प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे आंदोलन और विशेषताएं, आंदोलन और अर्थ विशेषताएं। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, कोई भी सामूहिक एकजुटता ज़्यादातर एक या दूसरे के प्रकार के आंदोलन के रूप में वर्णित होता है, जैसे कि काश्तकारों का, श्रमिकों का, विद्यार्थियों का, महिलाओं का, पिछड़े वर्गों का और जनजातीय समुदाय का। आंदोलन की पहचानने योग्य संरचना होती है व उनके लक्षणों के संदर्भ में समझा जा सकता है इसको। आंदोलन में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्सर एक कार्यनीति होती है और समग्र कार्यनीति के हिस्से के रूप में युक्तियां भी लाई जाती हैं इसके अंतर्गत। सामाजिक आंदोलन व का वर्गीकरण, पहला पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक आंदोलन को एक या अन्य मानदंडों, विचारधारा, कार्यनीति, प्रकृति व संरचना में परिवर्तन और सुधार की सीमा का उपयोग करते हुए कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऐसे आंदोलन से संबंध लोगों की मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? देखिए, काश्तकार हैं, इसमें श्रमिक हैं, छात्र हैं, जाति समूहों और महिलाओं आदियों की है ये। आंदोलन व परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रूपरेखा। देखिए पॉइंट क्या दिया यहाँ पर, हम आंदोलन द्वारा परिवर्तन लाने अथवा रोकने के लिए अपनाए गए साधनों के आधार पर दो वर्गों की पहचान कर सकते हैं। ये संस्थागत व गैर संस्थागत साधन हैं और व्यवस्था से संबंधित हैं, जो इस व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली स्थापित शक्ति के द्वारा परिभाषित है। अगला पॉइंट देखते हैं, सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन। ठीक है, 1950 के पहले की बात कर रहा है। तो देखिए, कृषि भूमि संघर्ष जो अंग्रेजों के काल में उत्पन्न हुआ को सामान्यतः दो प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक, जिसमें 1857 का विद्रोह भी सम्मिलित है, का प्रारंभ ज़्यादातर जनजातियों व काश्तकारों द्वारा कम संगठित तरीके से हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा देखिए, 1857 के बाद से 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों तक के विद्रोह जो अंग्रेजों की आर्थिक व राजनीतिक नीतियों, अकालों के बार बार आने, नई भू राजस्व व्यवस्था जो काश्तकारों पर बोझ सिद्ध हुई, एक नए प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि तंत्र और नए दीवानी नियमों की वजह से तीव्र हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न होने वाले आंदोलन 1950 के बाद। पहला पॉइंट देखते हैं, कुछ आंदोलन सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न हुए क्योंकि भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा था, उसकी वृद्धि सामंतवादी शक्तियों के साथ अफसरशाही और नेताओं के छुपे सहयोग से बंधित थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है आपका ग्रामदान 1950। ग्रामदान 1950 की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु के पश्चात तिभागा व तेलंगाना आंदोलन की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, भूदान आंदोलन का उदय हुआ।
जो बाद में ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ग्राम दान व भूदान आंदोलन गांधी जी की परिकल्पना के विस्तार थे, जिसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना था, विशेषता भूमि के मामले में। अब देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। न्यास स्वामित्व। न्यास स्वामित्व का तात्पर्य था कि उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, मशीनें आदि के स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम यानी कि भूमि व मशीन की बात ये कर रहा है कि न्यासी बन जाएं और यह उस समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन नालगोंडा में प्रारंभ हुआ, जो तेलंगाना आंदोलन की जन्म स्थली था। इसने काश्तकारी व कृषि श्रमिकों के शोषित वर्ग के लिए उत्पादन व वितरण की वैकल्पिक समतावादी व्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकल्प बनाने का प्रयास किया, जिससे सामंतवादी कृषि भूमि व्यवस्था को बदला जा सके। नक्सलवाड़ी व नक्सली आंदोलन की बात करेंगे अब हम। देखिए पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ होने के कारण इसे आंदोलन को नक्सलवाड़ी आंदोलन कहते हैं। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में नक्सलवाड़ी आंदोलन का उदय 1967 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यह काश्तकारों के संघों का सामंतवादी शोषण व भूमि सुधार के विनाश के विरुद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष था। ठीक है, पश्चिम बंगाल की समस्या का सार किसी अन्य राज्य की तरह ही सामंतवादी व्यवस्था में होने वाला संघर्ष था, जिसमें जमींदारों के हाथों में भूमि का स्वामित्व केंद्रित था। अब हम बात करेंगे बरगा ऑपरेशन की। तो देखते हैं बरगा ऑपरेशन को। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक था, जो बटाईदारी के अभिलेखन और बटाईदारी को स्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए एक विशेष अभियान से संबंधित था। ठीक है, संबंध रखता था ये। बरगादार पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक संख्या में थे, ध्यान रखिएगा, और वे कृषि श्रमिकों के साथ वहां कृषि की रीढ़ की हड्डी थे। 1977 यानी कि 1977 में वाम दलों के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में 1978 से ऑपरेशन बरगा एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। इस ऑपरेशन का प्रमुख पहलू बरगादारों का पंजीकरण था। परिणाम स्वरूप 30 जून 1985 तक यानी कि 1985 तक अनुमानित कुल 20 लाख बरगादारों में से 10,13,000 बरगा अभिलेखों को पूर्णतः सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बरगादारों के पंजीकरण ने बटाईदारों को पट्टों की कानूनी सुरक्षा दी थी। केंद्र की कांग्रेस सरकार, नरसिम्हन राव सरकार ने वर्ष 1991 में निजीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ की थी। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हाल के समय में भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। यह समस्या भूख से मृत्यु व किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से और अधिक प्रदर्शित होती थी। अभी भी भूख से होने वाली मौतों की ज़्यादातर संख्या देश के पिछड़े क्षेत्रों से नियमित रूप से दर्ज होती है। विशेषता आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में बढ़ रही है ये। यद्यपि WTO समझौते विशेषता आयात पर मात्रात्मक पाबंदी हटाने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों के बड़े निगमित किसानों को मिलाने वाले भारी अनुदानों की वजह से होने वाली असमान प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। AIKSS ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो कि वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, में नई कृषि नीति के विरोध में मार्च 2001 में काश्तकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान शुरू हुआ, जिसमें
याद रखिएगा, लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान शुरू हुआ, जिसमें WTO के विरुद्ध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। सितंबर 2001 में ऋण से स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली सम्मेलन पंजाब के मनसा में आयोजित किया गया। अब हम बात करेंगे ग्राम विकास प्रशासन की। तो देखिए, पहला पॉइंट है, हमारे देश में ग्राम विकास की दिशा आवश्यक रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के रूपांतरण तथा आधुनिकीकरण एवं गरीबी उन्मूलन की ओर होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमें ग्रामीण, विशेषकर निर्धन ग्रामीणों के लाभ के लिए विशिष्ट रूप से कार्यक्रम लागू करने के लिए संसाधनों के संगठन और उनके आवंटन की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, भारत जैसे देश में बदलाव लाने के इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 3 स्थितियों का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए, पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है, यदि नौकरशाही को सामाजिक बदलाव के प्रमुख साधन के रूप में सफल होना है तो उसे अपने विचारों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और अपनी दिशा तथा और प्रवृत्ति में बदलना होगा इसको। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? नौकरशाही संगठन और ढांचे को उचित रूप से विकेंद्रित होना चाहिए, कठोर प्रक्रिया से मुक्त होना चाहिए और लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए इसको। तीसरी स्थिति क्या है मित्रों? देखिए, तीसरी स्थिति है, प्रशासनिक कार्य व्यापक रूप में राजनीतिक नेताओं के समर्थन और सहयोग से प्रभावित होते हैं, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अधिकारी गण एवं राजनीतिक नेता अपनी पूरक भूमिकाओं को नए सिरे से समझें और उसी के अनुसार कार्य विषयक संबंध बनाएं। चलिए अब बात करेंगे प्रशासनिक तंत्र की। पहला पॉइंट है, देखिए, औपनिवेशिक शासकों ने विरासत में प्राप्त प्रशासन व्यवस्था ढांचे को प्रमुख रूप में ग्राम विकास के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्व और सामान्य प्रशासनिक संगठन और ढांचे को ग्राम विकास के कार्यों के लिए सक्रिय किया गया है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने पहली बार बड़े पैमाने पर सीधे फील्ड के स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए इसमें तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति और मानव शक्ति के प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया है। अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने 1952 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव के विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था का प्रारूप भी तैयार किया। इसी ने 100 से 200 गांव को लेकर एक विकास खंड के रूप में ताल्लुक की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, ताल्लुक की सिफारिश की सिफारिश की थी जिसे राजस्व प्रभागीय अधिकारी स्तर के खंड विकास अधिकारी के अधीन रहना था। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए और उसकी सहायता के लिए विशेष अधिकारी हों। इसमें नीतियों के समन्वय और संयुक्त कार्रवाई को सुगम बनाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की तथा एक गैर सरकारी बोर्ड की भी सिफारिश की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाइयों के रूप में किया गया, जिसमें स्वयं सहायता और जनता की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि को सम्मिलित किया गया। बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये,
ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन 1979 में किया गया था और यह 1982 यानी कि 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। 1982 में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। 1982 में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। जनवरी 1985 में यह कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बन गया। सितंबर 1985 में इस मंत्रालय का नाम एक बार फिर बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया और इसमें एक अलग ग्राम विकास विभाग रखा गया। अप्रैल 1999 से इसे फिर से ग्राम विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। ग्राम विकास मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है। इसके दो विभाग हैं, ग्राम विकास विभाग, दूसरा है पेयजल आपूर्ति विभाग। इन दोनों विभागों का प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कार्यक्रम का अनुवीक्षण यानी कि निगरानी, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय करना, निर्देशन करना, योजना व नीति को बनाना। ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान तथा लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद नामक संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास परियोजना के लिए धन जुटाना था। राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्राम विकास कार्यक्रम के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। लगभग सभी राज्यों में एक अलग ग्राम विकास विभाग होता है और जिसका प्रमुख एक सचिव होता है, ठीक है। इसके ऊपर कृषि एवं ग्राम विकास हेतु विकास आयुक्त होता है। राज्य स्तर पर प्रारंभिक चरण में विकास आयुक्त का पद था, जो विकास समिति की निगरानी में चलने वाले सभी विकास कार्यों का प्रभारी होता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता था। अधिकतर मामलों में योजना विभाग अथवा ग्राम विकास विभाग नीति नियोजन तथा और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति योजना की समीक्षा, स्वीकृति, समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन का काम करती है। जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करेंगे। जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की, तो जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था तो जिला कलेक्टर को जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया गया था। कलेक्टर ही जिले की योजनाओं का समन्वय करता और जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिनकी सहायता एक जिला योजना अधिकारी करता था। वर्ष 1969 में छोटे किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की नियुक्ति की, जिसकी सिफारिश पर लघु किसान विकास एजेंसियों और सीमांत किसान एवं खेती हर मजदूर विकास एजेंसियों का गठन किया गया था, ठीक है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत जिला स्तर पर एक स्वायत्तता शासी एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका काम SFDA MFAL को लागू करना था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम को 1970 के दशक में शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम बात करेंगे खंड और गांव के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की। तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का निर्माण योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया था, ठीक है, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि शामिल थी।
खंड प्रशासन में खंड स्तर पर एक अधिकारी अर्थात खंड विकास अधिकारी, जिसको हम बीडीओ कहते हैं, ठीक है, रखा गया। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की। इस दल ने यह सुझाव दिया कि ऊपर जिला स्तर, मध्य में खंड स्तर और नीचे ग्राम स्तर को लेते हुए परस्पर संबंध त्रिस्तरीय ढांचे में खंड की बुनियादी इकाई एक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। खंड स्तर पर विकास कार्यक्रम की समीक्षा बीडीओ की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों और अन्य खंड कर्मचारियों की बैठक में पाक्षिक आधार पर की जाती है। खंड के सभी कार्यकलापों की समीक्षा भी उसके प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत समिति की आम समिति की तिमाही बैठक में की जाती है, जहां बीडीओ सदस्य सचिव की हैसियत से उपस्थित रहता है। ऋण यानी कि क्रेडिट आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए एक खंड स्तरीय समन्वय समिति होती है, जिसकी बैठक एक नियत तारीख में महीने में एक बार होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचायत समिति का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे जिला ग्राम विकास एजेंसी का सृजन। ठीक है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट है, ग्राम विकास मंत्रालय ने यह सिफारिश की थी कि जिला स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन एजेंसियों की भूमिका जिला ग्राम विकास एजेंसी को निभानी चाहिए। ठीक है, इस एजेंसी का अध्यक्ष कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है। जिला ग्राम विकास एजेंसियों का गठन स्वायत्तता शासी एजेंसियों के रूप में छठी योजना के प्रारंभ में हुआ, जब देश के सभी खंडों में IRDP और NREP की शुरुआत की गई। जिले में कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की प्रभारी जिला विकास एजेंसी होती है। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष को एजेंसी की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी समिति के गठन का अधिकार होता है। समिति में सदस्य की हैसियत से जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला विकास समिति के गठन का सुझाव भी दिया था। इसका मुख्य कार्य होता है जिला स्तर के सभी विभागों और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंक जैसी अन्य एजेंसियों के काम में तालमेल करना। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह समिति जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधी दैनिक समस्याओं का निपटारा भी करती है। हम बात करेंगे दोस्तों जिला योजना समिति के बारे में। ठीक है, DPC। पहला पॉइंट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243ZD के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा। इनका काम है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए शहरी नागरिक तथा विकास निकायों के बीच समन्वय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिलीजुली योजनाओं को तैयार करना। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है पॉइंट, पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे स्तर यानी कि ग्राम पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे विकास योजनाओं की पहचान करें और उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उसी के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति से उसकी कार्य योजना तैयार करें। ठीक है, बात करेंगे लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की। ठीक है, तो देखिए हाल के वर्षों में गैर सरकारी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम को लागू करने की पहल की है। कई मामलों में इसके लिए उन्हें सरकार से सहायता अनुदान भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है,
ग्राम विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1986 में पूर्ववर्ती पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नोडल एजेंसी लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन किया गया, जहां PADI की स्थापना स्वैच्छिक संस्थाओं को ग्राम विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए हुई थी। वहीं CART का गठन 1982 में प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी को स्वैच्छिक एजेंसियों के स्तर पर व्यवहार में लाकर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से प्रसारित करने के उद्देश्य से हुआ था। कपाट का मुख्य कार्य, देखिए अगला पॉइंट है कपाट का मुख्य कार्य, कार्यक्रम के बजट में से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करना है जो SGSY अथवा SGRY ग्रामीण आवास और पेयजल तथा स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। ठीक है। कपाट का अध्यक्ष केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होता है। ग्राम विकास राज्य मंत्री इसकी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज संस्था के स्तर पर लेखा और लेखा परीक्षा के रखरखाव को सुदृढ़ करना। 11वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जिन ग्राम पंचायतों के पास लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी नहीं हैं वे इस काम को अनुबंध के आधार पर करवा सकती है। ठीक है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रति वर्ष 4,000 रुपये व्यय कर सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पहला पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1952 में लागू किया गया, जो पहला प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम था, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। तो देखिए पहला उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना। अगला है स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थानों का विकास करना। तीसरा है खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। चौथा है लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। अगला पॉइंट है प्रारंभ में इसमें 55 परियोजनाएं शामिल थीं, जिसमें अनेक तरह के कार्यक्रम थे जो कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, आवास और ग्रामीण संचार आदि के विकास के लिए थे। ठीक है। अगला पॉइंट है अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं प्रारंभ की गई, जिसमें कर्मचारियों की संख्या कम थी और सीमित आर्थिक प्रावधान अधिक थे, जिससे विकास कार्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं 3 वर्ष के लिए शुरू किए गए, जिसमें प्रत्येक विकास खंड के लिए कृषि, पशुपालन, ग्रामीण संचार, सामाजिक शिक्षा परियोजना पर ध्यान रखने के लिए 4.5 लाख रुपए का प्रावधान था। ठीक है। 3 वर्षों के पश्चात जो खंड राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में थे उन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम खंडों में रूपांतरित किया गया, जिसमें सहकारिता, स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामीण उद्योग, आवास इत्यादि अन्य गतिविधियों के साथ कृषि में सघन विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 15 लाख रुपए तक का प्रावधान 3 वर्ष के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना हुई। इसकी विकास की गतिविधियां मौजूदा प्रशासनिक तंत्र की राजस्व एकत्र करने की गतिविधियों से पूरी तरह से भिन्न थी। नेक्स्ट पॉइंट है विकास को जन केंद्रित माना गया। नियोजन के महत्व और विकास के अंतर विषयक प्रयासों को भी पहचाना गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति के अंतर विषयक प्रयासों को भी पहचाना गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति और तकनीक एवं प्रौद्योगिकी आदानों के संयोजन को भी महत्व दिया गया।
नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में नई तकनीकों को लागू किया गया। इसका विचार यह था कि ये तकनीकें पारंपरिक तकनीक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। इसके परिणाम स्वरूप कृषि ऋण सहकारी समितियों, प्राथमिक विद्यालय एवं अस्पतालों और दवाखानों तथा मातृत्व शिशु कल्याण केंद्र आदि संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे हरित क्रांति की अवस्था की। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर, हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रम का एक समुच्चय है। यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की है। इसके अंतर्गत इन बीजों को उचित सुविधा एवं संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फैक्ट। इसी कारण से बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब भारत में बात करेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन ने मेक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी है इन्होंने। ठीक है, देखिए, प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तथा 1966 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के अंत को कृषि उत्पादन के ठहराव और खदानों की कमी से पहचाना जाता है। फोर्ड फाउंडेशन टीम, समय याद रखिएगा, 1959 की रिपोर्ट जिसका शीर्षक भारत की खदान समस्याओं और उसके निराकरण के लिए उठाए गए कदम ने कृषि क्षेत्र के पुनर्संगठन की आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रदान की है। रिपोर्ट ने यह भी संस्तुति की कि कृषि उत्पादकों को बढ़ाने के लिए जिलों से चुने गए प्रगतिशील किसानों को बेहतर तरीके और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे उत्पादन में तत्काल और उल्लेखनीय वृद्धि हो। तृतीय पंचवर्षीय योजना, समय याद रखिएगा, 1961 से 66। ग्राम विकास के तरीकों को नई दिशा मिली इसके दौरान, जिसमें कृषि उत्पादन को बहुत महत्व दिया गया। इसी वजह से ग्राम विकास में प्रौद्योगिकीय अवस्था प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप सघन कृषि विकास कार्यक्रम और अधिक उपज किस्मों के कार्यक्रम को शुरू किया गया था। सघन कृषि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1961 में, कब, वर्ष 1961 में, और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को वर्ष 1964 में प्रयोग के आधार पर लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सघन कृषि विकास कार्यक्रम को 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया और इसके बाद इसे 15 राज्यों के 16 जिलों में विस्तारित किया गया। इस कार्यक्रम ने मुख्यतः 3 हिस्सों पर ध्यान दिया, जिनके नाम कृषि उत्पादक में अधिक निवेश, कृषि उत्पादकों की अधिक कीमतें और आधुनिक प्रौद्योगिकी आदान थे। यद्यपि सघन कृषि विकास कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम अच्छी फसल की पैदावार में सहायक हुए, पर इन दोनों कार्यक्रम ने फसल की नस्लों पर उर्वरक का कम प्रभाव था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1963 में उच्च श्रेणी के बीजों को अपनाए जाने में वृद्धि हुई, जो गेहूं की मेक्सिको की किस्मों और धान की ताईचुंग की स्थानीय किस्मों के परिचय से हुई है। ठीक है, मेक्सिको के बीज में सिंचित भूमि में 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता पाई गई, जबकि मौजूदा किस्म की पैदावार 1.2 टन थी। अगला पॉइंट है, एक और परिवर्तन IR8 धान और उच्च पैदावार किस्मों जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का को अपनाने से आया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को इस तरह से तैयार किया गया कि वे पानी और उर्वरक के प्रति संवेदनशील हों, अपितु इन बीजों ने कीटनाशकों के उपयोग को आवश्यक बना दिया क्योंकि कीड़ों और खरपतवार से उनकी बहुत क्षति होती थी। उच्च पैदावार वाली किस्मों का कृषि की कीमतों पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। इसने विशेष रूप से जमीन की एक इकाई की कीमत बढ़ा दी, लेकिन उत्पादकता की प्रति इकाई कीमत में वृद्धि को नहीं बढ़ाया। तकनीक के उपयोग के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक आदानों के उपयोग से गैर श्रमिक बाजार की तरफ झुकाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति की स्वभावता ही चयनशील और विशिष्ट लक्ष्य की योजना थी। यह प्राथमिक रूप से उन क्षेत्रों के लिए थी जहां पर अनुकूल प्रारंभिक परिस्थितियां मौजूद थीं, जैसे कि सिंचाई की सुविधा। इसके अतिरिक्त गेहूं के संरक्षण की तकनीक भारतीय परिस्थिति में चावल और अन्य खदानों की तुलना में सफलतापूर्वक अपनाई गई। यह योजना प्रारंभिक अवस्था में संपन्न किसानों के लिए थी जो कि नई तकनीक में निवेश करने में सक्षम थे। इसने बड़े किसानों को यांत्रिकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ट्रैक्टर और संयुक्त हार्वेस्टर का उपयोग शामिल था। अतः नई तकनीक के उपयोग से श्रमिक में वृद्धि और श्रमिकों का पलायन दोनों हुआ। पंजाब हरियाणा में श्रमिकों की मौसमी मांग में वृद्धि की आपूर्ति देश के मध्य और पूर्वी भाग के श्रमिकों के पलायन से हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति के असमान वितरण के फलस्वरूप देश के कुछ हिस्सों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपणन योग्य अतिरिक्त खदान में वृद्धि हुई। विपणन योग्य अतिरिक्त खदान उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति की वजह से ही संभव हुआ, जिसे इस तरह से तैयार किया गया था कि किसान अपने उत्पादकों को बाजार में बेचने के लिए आकर्षित हों। नेक्स्ट पॉइंट है, उसी समय उच्च पैदावार वाली किस्मों के लिए आवश्यक आदानों जैसे कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, ट्यूबवेल और ट्रैक्टर के लिए रियायत दी गई, जिससे किसान इन आदानों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित हों। हरित क्रांति प्रारंभिक रूप से गेहूं तक सीमित थी, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाद में इसे चावल तक विस्तृत किया गया। चूंकि हरित क्रांति पैमाने के प्रति उदासीन थी, यह संसाधनों के प्रति उदासीन नहीं थी। संपन्न किसान जिनके पास बेहतर आदान जैसे कि सिंचाई और उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि खरीदने की क्षमता थी, छोटे या सीमांत किसानों की तुलना में उच्च पैदावार वाली किस्मों को अपनाकर अधिक लाभान्वित हुए। बात करेंगे क्षेत्र विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम की। तो देखिए, वर्तमान में भारत के पास विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन यह विश्व की जनसंख्या के 17.5% भाग को सहारा देता है। भारत में विश्व के चरगाहों का प्रतिशत 0.5% हिस्सा है, पर इसके पास विश्व के 18% से अधिक दुधारू पशु हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समय याद रखिएगा इसका, 1973 से 74 में आरंभ हुआ ये, जो ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि में नमी को संरक्षित करना था। इस कार्यक्रम को फसल उत्पादन, खदान संचय और भूमि उत्पादक पर सूखे से पड़ने वाले दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सकल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण जनसंख्या के पिछड़े और शोषित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समय याद रखिएगा, 1977 से 78 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करना, भूमि और जल का संरक्षण करना था, जिससे रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को नियोजन के माध्यम से मिटाना था।
समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम, इसका समय याद रखिएगा 1989 से 90, ठीक है, में सरकारी खराब भूमि और साधारण संपत्ति स्कीम को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया, जो ग्रामीण अथवा सूक्ष्म जल भंडारण योजना पर आधारित था। 1993-94 में प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई थी, जो प्रति भूमि को विकसित करने के लिए तकनीक को प्रदर्शित करती थी। निवेश प्रोत्साहन योजना, समय 1994 से 95 में वन रहित भूमि को विकसित करने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इसको लागू किया गया। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना की। राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना को जो वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए थी, किसके लिए? वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए 1990-91 में प्रारंभ हुआ। इसके दो उद्देश्य थे: वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सुधार करना और पारिस्थितिकीय संतुलन को ठीक करना। वर्षा पोषित क्षेत्रों को अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जल विभाजक विकास कोष की सन 2000 से 2001 में नाबार्ड के तहत 200 करोड़ की राशि के साथ इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग ने 1997 में वर्षा पोषित क्षेत्र के विकास के लिए 25 वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया। इस योजना ने सहभागिता के तरीकों द्वारा जल संभरण विकास और सूक्ष्म जल संभरण में उचित तकनीक के उपयोग पर अत्यधिक बल दिया था। आगे बात करेंगे ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार। क्षेत्र विकास योजना के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या के गरीब वर्गों, जिसमें मुख्यतः सीमांत किसान, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के श्रमिक शामिल थे, को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम की एक अन्य धारा की विकसित हुई। ठीक है। वर्ष 1971 में दो नए कार्यक्रम, जिनका नाम लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी थे, उन्हें अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति की सलाह पर लागू किया गया था। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के संख्यात्मक रूप से बड़े व आर्थिक रूप से गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाना था। लघु कृषक विकास एजेंसी की प्राथमिक भूमिका लाभार्थियों को पहचानना, उन्हें सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामित करना था तथा उन्हें इन सहकारी समितियों के माध्यम से अनुदान पर धन और आदान वितरण सुविधा उपलब्ध कराना था, जिसका वे उपयोग कर सकें। सीमांत किसान और कृषि श्रमिक एजेंसियों की भूमिका सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना, विशेषता ग्राम उद्योग और सहायक रोजगार के माध्यम पर केंद्रित थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना, समय याद रखिएगा 1980 से 85 के दौरान इन दोनों योजनाओं को समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जो देश के 1818 विकास खंडों में लागू थी। चुने हुए विकास खंडों में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 से 79 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1980 को सर्वसुलभ कराया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पहचाने गए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराने के लिए अनुदान व संपदा खरीदने के लिए बैंकों से धन सहायता के रूप में उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण शिल्पकारों को बेहतर औजार उपलब्ध कराना और गंगा कल्याण योजना को ग्रामीण जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के विशेष कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। स्वरोजगार कार्यक्रम के कम हाशिए के प्रभाव के कारण वर्ष
1997 में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के पुनरावलोकन के लिए एक समिति का गठन हुआ। यह पाया गया कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम की नई उप योजनाओं को एकांकी कार्यक्रम की तरह बिना किसी वंचित संपर्कों के कार्यान्वित किया गया हो। इस समिति की संस्तुति पर समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम और संबद्ध कार्यक्रमों, जिसमें गंगा कल्याण योजना शामिल थी, को मिलाकर 1999 में एक कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे अब हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या नाम है इसका? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को एक पूर्ण योजना के रूप में, जो सूक्ष्म निकायों को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण गरीबों का स्वयं सहायता समूह के रूप में क्षमता निर्माण गतिविधि समूह का चयन, आधारभूत संरचना में सहयोग, तकनीक ऋण और विपणन संपर्कों का इस कार्यक्रम के आवश्यक अवयव के रूप में निर्माण किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में आवश्यकता और गतिविधि समूह के महत्व की पहचान करने, कमजोर वर्ग, महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा उपाय शामिल किए गए। इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50% लाभ सुनिश्चित किया गया। सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अनुपूर्ति योजना लागत की 30%, जो अधिकतम 7,500 रुपये हो सकती है, और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मामलों में यह परियोजना लागत की 50% है, जो अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये होगी। बात करेंगे मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की। पहला पॉइंट देखते हैं। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अवयव है, जिनका लक्ष्य कृषि के मौसम के बाद के खाली समय में बाढ़ व सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इन कार्यक्रम से ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से आर्थिक गतिविधियों को सहयोग और मजदूरी करने वाले श्रमिक की अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को 6वीं व 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों को अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया। जवाहर रोजगार योजना बेरोजगार और कम रोजगार वाले ग्रामीणों के लिए अर्थपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए आर्थिक ढांचे व सामुदायिक एवं सामाजिक संपदा उत्पन्न करने के रूप में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना व 10 लाख कुआं की स्कीम भी शामिल थी। इन दोनों स्कीमों को वर्ष 1996 में 2 स्वतंत्र स्कीमें बना दिया गया। जवाहर रोजगार योजना अपनी सहयोगी स्कीमों के साथ रोजगार की उत्पत्ति, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि और उपयोगी सामुदायिक संपदा के निर्माण का कारण बनी। इसके कोष का अधिकतम हिस्सा सड़कों व भवन के निर्माण पर खर्च किया गया। बात करेंगे समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के विपरीत यह स्वलक्षित कार्यक्रम था, जिसका लाभ जनसंख्या के निचले तबकों को हुआ। उत्पन्न रोजगार का 47% से ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति को हुआ था। जवाहर रोजगार योजना के एक प्रमुख भाग के रूप में 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ किया गया। यह ग्रामीण आर्थिक ढांचे के निर्माण का कार्यक्रम है, जिसका द्वितीयक लक्ष्य रोजगार का उत्पत्ति करना था। सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यतः जनजातीय व पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभ की गई।
इसे वर्ष 1997-98 में सभी विकास खंडों में विस्तृत कर दिया गया। सुनिश्चित रोजगार योजना को गैर कृषि के मौसम में श्रम वाले कार्यों के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्रारंभ में यह योजना मांग के अनुसार चलती थी, लेकिन 1999 से राज्यों को गरीबी के आधार पर संसाधन आवंटित किए गए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इम्पोर्टेंट है ये। वर्ष 2000 से 2001 में सुनिश्चित रोजगार योजना के एक हिस्से के रूप में देश के 845 सूखा प्रवण क्षेत्रों में प्रारंभ इसको किया गया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य खदान सुरक्षा को मजदूरी रोजगार से जोड़ना था। बात करेंगे ग्राम विकास कार्यक्रम की तत्कालीन स्थितियां व उत्पन्न चुनौतियों की। ठीक है। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के अंत व 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास की इन योजनाओं का पुनर्गठन व विलय किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम तथा उसकी सहयोगी योजनाएं, ट्राइसेम द्वारा पुनर्गठन और विलय करके नई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को बनाई गई। इस योजना का मूल उद्देश्य रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक आर्थिक ढांचे का सृजन तथा गरीबों के लिए भोजन एवं पोषण सुरक्षा का प्रावधान था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए बैंक ऋण व सरकारी अनुदान के माध्यम से आय उत्पन्न कराने वाली संपदा उपलब्ध कराना है। अब हम बात करेंगे भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम घटनाक्रम की। ठीक है। देखिए पहली स्लाइड में आपको कार्यक्रम मिलेंगे, दूसरे में उद्देश्य और फिर इनकी उपलब्धियां। तो पहला है पहले के कार्यक्रम। तो देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य व कार्यक्रम के घटक क्या रहे। स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण और शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना उद्देश्य था। यह कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों तथा आर्थिक समुदाय विकास खंडों में लागू किया गया। उपलब्धियां क्या रहीं इसकी? उपलब्धियों की बात करेंगे। प्रायोगिक चरण में अनेक सीडी खंडों में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए। जब इस कार्यक्रम के बारे में सारे देश में लागू किया गया तो सामाजिक आर्थिक प्रणालियों की कमियां नजर आने लगीं। कार्यक्रम को समुचित प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। देश के किसी भी भाग में गरीबी उन्मूलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भू सुधार। समय याद रखिएगा इसका, भू सुधार का 1956 से 66। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि संगठन और भूमिहीन गरीब सीमांत किसानों में भूमि का वितरण कर भूमि का पुनः वितरण करना। ठीक है। अब इसकी उपलब्धियां क्या रहीं? देखिए ये आपका याद रखिएगा, ये आपके उद्देश्य चल रहे हैं बीच में और ये उपलब्धियां चल रही हैं। तो हम उपलब्धि की बात करेंगे भू सुधार की। तो देखिए ये उपलब्धियां हैं। क्योंकि यह राज्य का विषय था इसलिए सुधार की प्रारंभिक गति मंद रही। भूमि का वितरण आशा से बहुत कम हुआ। वितरित भूमि सीमांत और अनुत्पादक थी। छोटे काश्तकारों की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया। वर्ष 1990 तक भू सुधार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब बात करेंगे कृषि विकास कार्यक्रम की। तो देखिए 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर है गहन कृषि विकास कार्यक्रम और तीसरा है उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था? 50 के दशक के अंत और 60 के दशक के शुरुआत में खदान में कमी से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को बल मिला। उच्च उत्पादन देने वाले बीजों और सिंचाई में वृद्धि से कृषि पैदावार में और
उत्पादकता में वृद्धि हुई। उपलब्धियां क्या रहीं? हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन इसकी सफलता केवल सिंचित क्षेत्र और बड़े किसानों तक ही सीमित थी। क्षेत्रीय असंतुलन और आय में अंतर अपनी चरम सीमा पर था इसके दौरान। दूसरा भाग देखते हैं, विशेष ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करेंगे। पहला खंड है आपका पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम। समय याद रखिएगा 1972 का। उद्देश्य क्या था इसका? क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम करना और पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विकास का प्रबंध कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। उपलब्धियां क्या रहीं? पर्वतीय क्षेत्रों को विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सभी उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सामान्य क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। समय याद रखिएगा 1973 से 74 का है। इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य था ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा, मजदूरी, रोजगार की कमी को दूर किया जा सके। उपलब्धियां क्या रहीं? उपलब्धियां रहीं इस कार्यक्रम को 13 राज्यों में 155 जिलों में 947 खंडों में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 946 हेक्टेयर भूमि थी। इस पर 8वीं योजना तक DPAP के अंतर्गत लगभग 1992 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगला देखते हैं कमांड एरिया विकास कार्यक्रम। समय याद रखिएगा 1974। उद्देश्य क्या था? सिंचाई की संभावनाओं का तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्गों पर जोर देते हुए कृषि फार्म विकास करना। उपलब्धियां क्या रहीं इसकी? इसे 1974 में शुरू किया गया था, जिससे 1984 तक 12 राज्यों के 36 कमांड एरिया क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 47 सिंचाई परियोजनाओं तक फैलाया गया। नेक्स्ट है आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम। समय है 1978 का। उद्देश्य क्या रहा? तो पर्यावरण की क्षति को कम करने और गर्म तथा शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार लाना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं? मार्च 1970 तक DDP को 7 राज्यों के 36 जिलों में 227 खंडों में लागू किया गया था। DDP में शुरू से मार्च 1997 तक 457 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचाया गया। अब बात करेंगे हम लक्ष्य समूह उन्मुख एवं स्वरोजगार कार्यक्रम की। तो पहला यहाँ पर लघु कृषक विकास एजेंसी। देखिए पहला है लघु कृषक विकास एजेंसी। समय है 1973। इसका उद्देश्य क्या था? चुने गए पिछड़े क्षेत्र विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों और खेतीहर मजदूरों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से दूर करने, उत्पादकता बढ़ाने और समुदाय के सबसे गरीब वर्ग के लिए उत्पादक संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच। कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित था। ये इसकी उपलब्धियां क्या रहीं? उपलब्धियां देखते हैं। ये उपलब्धियां शुरू में SFDA यानी कि लघु कृषक विकास एजेंसी के अंतर्गत 46 जिलों को शामिल किया गया। बाद में इस कार्यक्रम में 168 अन्य जिलों को लागू किया गया। 1971 से 1977 के बीच लगभग 6.5 मिलियन ग्रामीण परिवारों को 134.31 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 243 करोड़ रुपए की क्रेडिट सहायता भी दी गई। 1979 में इसे IRDP के साथ मिला दिया गया। नेक्स्ट है सीमांत किसान और खेती हर मजदूर विकास एजेंसी। समय है 1975 का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा? तो देखिए उद्देश्य यह है इसका, सीमांत किसानों और खेती हर मजदूरों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA यानी कि लघु कृषक विकास एजेंसी के समान शुरू किया गया था। उपलब्धियां शुरू में इस कार्यक्रम में 41 यानी कि 41 जिले शामिल थे। 1977 में MFAL को SFDA के साथ मिला दिया गया और इसके अंतर्गत 168 जिले शामिल हुए। अब देखिए MFAL ये है फुल फॉर्म इसका, सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी। इसको लघु कृषक विकास एजेंसी के साथ मिला दिया गया था। ठीक है, यही फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, इनके ध्यान रखिएगा सामने ही। अगला देखते हैं समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। समय है इसका 1978 से 89। ठीक है, स्वरोजगार कार्यक्रम। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था। यह उद्देश्य
चूंकि क्षेत्र विकास और लक्ष्य समूह उन्मुख कार्यक्रमों में लाभार्थी उन्मुख घटकों में पुनरावर्ती थी, इसलिए डीपीएपी, सीएडीए और एचडीए के लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम को आपस में मिला दिया गया। उन्हें समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। यह कार्यक्रम केवल कृषि आधारित क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गैर कृषि क्रियाकलापों को भी शामिल किया गया। अब इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, तो देखिए उपलब्धि देखते हैं। प्रारंभ में इसके अंतर्गत 2300 खंड थे जो एसएफडीए, डीपीएपी तथा सीएडीए और एचएडीए के अंतर्गत थे। 1980 से इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसे 1999 में एसजीआरवाई के साथ मिला दिया गया। बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास डवाकरा। ठीक है, समय है इसका 1993। उद्देश्य क्या है, ये रहा इसका उद्देश्य। देखिए उद्देश्य ये है उस उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य को देखते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और महिलाओं को आय सृजित करने के लिए दक्षता और क्रियाकलाप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था इसको, जिससे इन समूह को सामाजिक और आर्थिक शक्ति प्रदान कर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक इनकी पहुंच कायम की जा सके। उपलब्धियां क्या रही, ये हैं इसकी उपलब्धियां। देखिए देखते हैं। इसे आईआरडीपी के घटक के रूप में 1983 में 50 जिलों में प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया। बाद में स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 1999 से इसे एसजीआरवाई में मिला दिया गया। अगला देखते हैं। स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसेम की बात कर रहा है। समय है 1979 का। उद्देश्य क्या रहा इसका, उद्देश्य देखते हैं। गरीबी परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए तकनीकी और उद्यमशीलता संबंधी दक्षता प्रदान करना। उपलब्धियां क्या रही, उपलब्धियां देख लेते हैं एक बार। इसे 15 अगस्त 1989 को आईआरडीपी के घटक के रूप में केंद्रीय आयोजित कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया। बाद में इसे एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया। 1999 में इसे एसजीआरवाई के साथ मिला दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति। समय है 1992 का। अब उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है। ग्रामीण कारीगरों के कार्य उत्पादक की गुणवत्ता में सुधार करने, जिससे उन्हें आय सृजित करने के अवसर प्राप्त हो सके, इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रही, उपलब्धियां देखते हैं। 1992 में इसे प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया। बाद में इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया। 1999 में इसे एसजीआरवाई के साथ मिला दिया गया। अगला है गंगा कल्याण योजना 1995। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य ये रहा इसका। आईआरडीपी के घटक के रूप में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गहरे कुएं के लिए गरीबी रेखा के से नीचे के किसानों को सहायता प्रदान करना था इसका योजना। ठीक है, योजना का उद्देश्य। उपलब्धि क्या रही, यह कार्यक्रम बहुत कम समय तक चला, क्योंकि 1999 में इसे एसजीआरवाई के साथ मिला दिया गया। अगला देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, 1999 की बात कर रहा है ये। उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य देखते हैं पहले। वर्ष 1999 से 6 लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम आईआरडीपी, डवाकरा, ट्राइसेम तथा SITRA, GKY और MWS को SGSY नाम के ही एक कार्यक्रम में मिला दिया गया। ठीक है, अब इसकी उपलब्धि क्या रही, ये रही उपलब्धि। देखिए उपलब्धि की बात करेंगे, यह उपलब्धि रही इस कार्यक्रम की। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रक्रिया, विशेष रूप से SHG के आयोजन के कारण कार्यक्रम में परिवर्तन होने से इसे बहुत धीमी गति से शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया था, जिसे बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना में मिला दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखिएगा। इसे बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना में मिला दिया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की।
तो देखिए मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से शुरू करेंगे, तीसरा खंड है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना, ठीक है, 1971। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य ये रहा इसका। उद्देश्य है श्रम संघन कार्य और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर प्रत्येक वर्ष 350 जिलों में कृषि के मंदी के समय कम से कम 1000 खेती हर मजदूरों को रोजगार प्रदान कराना। उपलब्धि क्या रही इसकी, यह है उपलब्धि। इसे 1971 में 50 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष की योजना के साथ शुरू किया गया और इसके अंतर्गत 316 मिलियन श्रमिक दिवस का रोजगार सृजित किया गया। अगला है प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972। उद्देश्य को देखेंगे सबसे पहले। परिसंपत्तियों का निर्माण कर अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना, जिससे दक्षता को बढ़ाकर रोजगार सृजन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ सके। उपलब्धि क्या रही, इसे 15 CD खंडों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और 1975 से 76 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट कार्यक्रम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, काम के बदले अनाज, 1977 की बात है ये। देखिए उद्देश्य क्या रहा इसका, ये उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य था, जिससे उनकी आय और पोषण को बढ़ाया जा सके। अतिरिक्त खदानों का उपयोग कर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं, योजना में कुछ कमियां होने के कारण यह कार्यक्रम अधिक कामयाब नहीं हो सका। वर्ष 1977 से 89 के दौरान 979.32 मिलियन श्रम दिवसों के रूप में रोजगार सृजित किए गए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की, 1980। उद्देश्य देखते हैं सबसे पहले, उद्देश्य ये रहा। FWUP को फिर से तैयार किया गया और इसे 1980 में NREP यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार प्रदान करना और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना था। यह केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम था। उपलब्धियां क्या रहीं, उपलब्धियां देख लेते हैं। ये है उपलब्धियां, देखिए छठी योजना के दौरान इस योजना पर 1873 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1775.2 मिलियन श्रम कार्य दिवस का रोजगार सृजित किया गया। सातवीं योजना में 2940 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1477.5 मिलियन श्रम दिवसों का निर्माण किया गया इसके दौरान। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 1983। उद्देश्य देखते हैं सबसे पहले। मंदी के मौसम में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 श्रम दिवसों का सुनिर्धारित रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इसे 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। अब इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, तो सातवीं योजना के दौरान इस योजना पर 2412 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1154.4 मिलियन श्रम दिवस का रोजगार सृजित इससे किया गया। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1989। उद्देश्य क्या था, NREP और RLEGP दोनों के उद्देश्यों को मिलाकर इस योजना को JRY नाम दिया गया, यानी कि जवाहर रोजगार योजना। इसे केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 80:20 यानी कि केंद्र का 80 भाग और राज्य का 20 भाग के अनुपात में लागत बांट कर संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, योजना के शुरू से 1996-97 से बात कर रहा है दिसंबर तक लगभग 240 बिलियन रुपए इस योजना पर खर्च किए गए और 6.4 बिलियन श्रम दिवस को सृजित किया गया। नेक्स्ट है गहन JRY और नवीन JRY कार्यक्रम 1991 का। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देखेंगे पहले। JRY के सभी घटकों का लक्ष्य नवीन परियोजनाएं थीं जो परियोजनाएं आधार पर विशेष क्षेत्रों में मजदूरी और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए आर्थिक परिसंपत्ति का निर्माण कर सकें। उपलब्धियां क्या रहीं, वर्ष 1996 में IJRY को सुनिश्चित IJRY यानी कि गहन JRY योजना की बात कर रहा है को सुनिश्चित रोजगार योजना में मिला दिया गया। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना 1985 की, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, ये रहा इसका उद्देश्य, चलिए इसको देखते हैं।
इसे RLEGP के घटक के रूप में शुरू किया गया और बाद में इसे JRY के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने के लिए शुरू किया गया था। किसको? इंदिरा आवास योजना को। उपलब्धि क्या रही इसकी? 1996 तक लगभग 30 लाख घरों का निर्माण इसके द्वारा किया गया। अगला देखते हैं 10 लाख कुआं की योजना, 1998 की बात कर रहा है। उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या है। यह भी RLEGP का एक भाग था जो बाद में JRY का एक भाग है। एक भाग इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता से सिंचाई के लिए खुले कुएं प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं? नवंबर 1996 तक MWS के अंतर्गत 3,671 करोड़ रुपए की लागत से 1.05 मिलियन कुओं का निर्माण किया गया। 1999 में इसे SGRY के साथ मिला दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम सुनिश्चित रोजगार योजना की। सुनिश्चित रोजगार योजना 1993। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखेंगे पहले। अत्यधिक दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर प्रत्येक गरीब परिवार के 2 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रही? उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए उपलब्धियां 600 करोड़ रुपए से 257 जिलों के 1752 खंडों में शुरू किया गया। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर संपूर्ण देश में फैलाया गया। फरवरी 1997 में कार्यक्रम के अंतर्गत 4110 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 853 मिलियन श्रम दिवस के रोजगार का यहां पर सृजन किया गया। अब बात करेंगे कमजोर वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम की। तो पहला कार्यक्रम है विशेष घटक योजना, 1979 से 80 तक की बात कर रहा है ये, 18 तक की, एवं विशेष घटक सहायता 1991। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखेंगे पहले। व्यक्तिगत पारिवारिक सहायता के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए निधि की व्यवस्था सुनिश्चित कर अनुसूचित जातियों का कल्याण, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र आधारित सुविधा में सुधार इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रही? तो उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी उपलब्धि हैं। छठी योजना में कुल योजना व्यय 361.16 करोड़ रुपए, लगभग 7.7%। इस आवंटन को 1995 से लेकर 96 में बढ़ाकर 5,518.30 करोड़ रुपए यानी कि 11.8% कर दिया गया। सॉरी, ये लिखा हुआ यहाँ पर 5,51,830, ठीक है, करोड़ रुपए कर दिया गया। मार्च 1996 तक लगभग 1.38 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता इसके द्वारा प्रदान की गई। अब हम बात करेंगे अगले कार्यक्रम की, अनुसूचित जाति विकास निगम 1980 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम 1989 की, ठीक है। तो इसका देखिए, इसके उद्देश्य ये रहे। क्या है उद्देश्य? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों और वित्तीय संस्थानों के बीच संपर्क प्रदान करना, कृषि और गैर कृषि दोनों प्रकार के क्षेत्रों में आय सृजित करने के क्रियाकलापों के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियों की बात करें, राज्य और जिला स्तर की एजेंसियों की स्थापना की गई। दिसंबर 1996 के अंत तक NSFDC ने 2.13 लाख लाभार्थियों को 314.2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की इसके द्वारा। अगला कार्यक्रम है जनजातीय उप योजना और विशेष घटक सहायता। समय है 1991 का। उद्देश्य क्या रहा? सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करना, और उपलब्धि रही यह 18 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में शुरू हुआ। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1992 का। उद्देश्य रहा इसका सुरक्षण, अधिकार और सामाजिक आर्थिक विकास का अध्ययन। उपलब्धि की बात करें, इसने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट अवधि समाप्त होने के बाद दिसंबर 1993 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है समेकित जनजातीय क्षेत्र विकास, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो TSP के लिए
निधियों का निर्धारण, यह टीएसपी की कार्य नीतियों में से एक है। आईटीडीपी यानी कि समेकित जनजातीय क्षेत्र विकास को ऐसे खंडों में लागू किया गया था जहां पर 50% जनसंख्या है। उपलब्धि क्या रही, तो उपलब्धि देख लेते हैं। 194 आईटीडीपी स्थापित किए जा चुके। पृथक एजेंसियों आईटीडीए कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्थापित की गई थी। अगला है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम। देखिए अब इसका उद्देश्य क्या रहा। एमएडीए यानी कि संशोधित क्षेत्र विकास उपनिगम 10,000 और अधिक निवासियों वाले गांव के समूहों जहां पर 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासी हो में कार्य करेगी, जिसका उद्देश्य था। उपलब्धि क्या रही। 252 एमएडीए यानी कि संशोधित क्षेत्र विकास उपागम पॉकेटों का निर्माण किया गया। 5,000 निवासियों वाले 79 समूह यहां पर बनाए गए। नेक्स्ट है अपरिष्कृत जनजातीय समूह। उद्देश्य देखिए इसका, लघु परियोजनाओं द्वारा जनजातीय समूह के लिए कृषि पूर्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का विकास। और उपलब्धि रही इसकी 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 75 पीटीजी की पहचान की गई। अब हम बात करेंगे सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम की। तो कल्याण कार्यक्रम की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बात होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 1950 की। उद्देश्य क्या रहा। अधिक खदान वाले राज्यों से कम खदान वाले राज्यों में खदानों का आवाजाही का निगमन। उपलब्धि की बात करें, 7वीं योजना से पीडीएस एक स्थायी योजना बन गई। 1995 में 4.33 लाख सार्वजनिक वितरण दुकानें, जिसमें से 3.33 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। नेक्स्ट है पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण 1992। उद्देश्य देखते हैं पहले। ऐसे पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्र जहां पर आदिवासियों का बाहुल्य हो को पीडीएस के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया गया। उपलब्धि क्या रही। उपलब्धि रही आरपीडीएस के अंतर्गत 1,750 खंड थे और 1.02 लाख एफपीएससी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 1977। इसका उद्देश्य क्या है। यह सुनिश्चित करना कि गरीबी और जरूरतमंदों को पीडीएस का अधिकतम लाभ पहुंचे। और इसकी उपलब्धि रही दोस्तों बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट कीमत द्वारा सार्वभौमिक क्षेत्र को लक्षित क्षेत्र में बदलना इसकी उपलब्धि रही। अब बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा से बनने वाले कार्यक्रम की। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 की। अब यहाँ पर 3 तरह की योजनाओं को बताया गया है। देखिए, वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, परिवार लाभ योजना, अगली है मातृ लाभ योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था तो पहले उद्देश्य देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 41-42 के अनुसार गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने संबंधी नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों को पूरा करना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां, इस योजना से कुल 42.4 लाख लोगों को लाभान्वित हुए यानी कि लाभ पहुंचा, जिसमें 13.9 लाख एनएमबीएस तथा 9.2 लाख एनएफबी और 27.6 लाख एनओपी के अंतर्गत लाभान्वित हुए। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना। ठीक है, इनके देखिए शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा RWS, यही आगे आपको प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि। ठीक है, तो 1954 का समय है। इसका उद्देश्य था जल की नियोजित आपूर्ति शुरू की गई। सफाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया, इसका उद्देश्य था। ठीक है, उपलब्धि क्या रही। स्वतंत्रता के बाद यह केंद्र द्वारा की गई पहली पहल थी। 60 के दशक के मध्य में केवल आसानी से पहुंच वाले गांव को इसमें शामिल किया गया। अगला है त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1992। ठीक है, उद्देश्य देखते हैं।
सभी निवासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, समस्याग्रस्त लोगों को शामिल करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं? इसका प्रभाव क्षेत्र 94.4% तक था। ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986। सबसे पहले देखेंगे हम इसके उद्देश्य। ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की प्रक्रिया को तेज करना इसका उद्देश्य था। 55 जिलों में लघु मिशन और गिनी कृमि लोहा फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए उप मिशन यहाँ पर लागू किया जाना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं? समुचित कार्य प्रणाली का विकास करना और रखरखाव प्रणाली बनाने में असफल रहा ये। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की 1986। उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले शुष्क शौचालय यानी कि खुले में शौच को कम कीमत के स्वच्छ शौचालय में बदलना इसका उद्देश्य था। सफाई और स्वास्थ्य संबंधी अच्छे आचरण का प्रचार तथा महिलाओं को स्वच्छ नहाने का स्थान उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं? राज्यों में ग्रामीण सफाई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। अपर्याप्त स्थान एवं जल उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर शौचालय का प्रयोग नहीं किया गया। अब हम बात करेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य की। ग्रामीण स्वास्थ्य से बनने वाले जितने भी सेवाएं हैं, केंद्र हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 1952। ठीक है। उद्देश्य देखिए, PHC ने RHS यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के एक भाग के रूप में काम करना शुरू किया और CD खंडों में स्थापित हुआ। उपलब्धियां क्या रहीं? 1952 में शुरू PHC की संख्या और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई और प्रथम योजना के कुल 725 की संख्या से 1996 में बढ़कर इनकी संख्या 21,854 तक पहुंच गई। नेक्स्ट है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। इनकी उद्देश्य देखते हैं पहले। वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य और प्रत्येक 1 लाख निवासियों को विशिष्टकृत चिकित्सा प्रदान कराना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं? जून 1996 में बहु विशेषज्ञत्व वाले स्टाफ की नियुक्ति की गई, जिस समय 2424 CHC काम कर रहे थे। नेक्स्ट है उप केंद्र। 5000 से 8000 आबादी वाले आस पड़ोस के गांव को औषधालय आधारित सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रहीं? जून 1996 तक 1,32,730 उपकेंद्र कार्यरत थे। अब बात करेंगे आवास की। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना 1976-77, इसका उद्देश्य क्या रहा? सरकारी आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों के लिए 1976-77 में शुरू किया गया। उपलब्धियां, इस योजना में 1996 में इंदिरा आवास योजना के साथ इसको मिला दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा आवास योजना की 1985 की। इंदिरा आवास योजना 1985, उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क मकान दिया गया। और उपलब्धियां रहीं संरचनात्मक प्रगति की ओर आवंटन में वृद्धि। वर्तमान में शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो पहला यहां आता है आपका वनवासी समागम कार्यक्रम। देखिए, 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया गया। बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया @ 75। ठीक है। पहला पॉइंट है, यह भारतवर्ष की ओर से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जो कि 2022 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का एक श्रृंखला है। सबसे पहले इसको याद रखिए। 12 मार्च 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा स्वतंत्रता मार्च को रवाना कर महोत्सव को प्रारंभ करने वाली गतिविधियों का उद्घाटन किया है। वर्ष 1930 में 12 मार्च को राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और साबरमती आश्रम से नौसारी के दांडी तक दांडी मार्च निकाला था। ठीक है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उत्तर प्रदेश के 4 स्थल, काकोरी जो कि लखनऊ में है, शहीद स्मारक मेरठ, शहीद स्मारक बलिया और झांसी का किला एवं पंडित दीनदयाल सभागार झांसी में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान की। 1 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आरंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई हैं। नेक्स्ट है आपका किसान कल्याण मिशन। 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाकर दुगना करने तथा किसानों तक नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में संचालित किए गए। इन कार्यक्रम के पहले चरण का लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से उद्घाटन करके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों के लिए 100 कृषि कल्याण केंद्र प्रदेश को समर्पित किए हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बताया गया। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंक का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। ठीक है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामले की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना है। ठीक है। इस प्रणाली के तहत भूमि की यूनिकोड संख्या 16 अंकों वाली होगी, जिसमें पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या यानी आबादी के आधार पर निर्धारित होंगे। अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेंगे और 11 से लेकर 14 तक अंक भूमि के विभाजन की संख्या होगी। अंतिम दो अंक में श्रेणी के संबंध में विवरण होगा, जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्य भूमि की पहचान की जाएगी। यह यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। यह सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमियों के लिए जारी होगा। यह लैंड होल्डिंग यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। अब बात करेंगे मिशन शक्ति अभियान की। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्ति पीठ से इस अभियान का प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है इसका, मिशन शक्ति अभियान का? महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना। उल्लेखनीय है कि बलरामपुर में बलात्कार के पश्चात मृत्यु का शिकार हुई एक 12 वर्षीय दलित महिला के सम्मान में मिशन शक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया है। इस पहल का संचालन शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर बसंतिक नवरात्रि अप्रैल 2021 तक किया गया। इस अभियान के तहत 180 दिनों की अवधि में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किए जाने का कार्य किया गया है। आगे बात करेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम की। 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यानी कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम
उन विस्थापित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया जो कोविड-19 महामारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आए हैं। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। 14 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने 56,754 उद्यमियों को 2,49,49 रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया है। उन्होंने लॉकडाउन की दृष्टिगत लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभागीय योजना जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी ऑनलाइन किया है। उन्होंने MSME साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। चलिए अब बात करते हैं ग्राम विकास परियोजनाओं के प्रबंध के मुद्दे पर। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रबंध अवधारणा। देखिए, प्रबंध एक सार्वदेशिक प्रक्रिया है। यह केवल कारखाने अथवा दुकान या कार्यालय तक ही सीमित नहीं है। यह सभी संगठनों में क्रियात्मक बल है और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रसिद्ध प्रबंध विशेषज्ञ पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध एक बहु परियोजनीय अंग है जो व्यापार का प्रबंध करता है, प्रबंधक का प्रबंध करता है और कामगार तथा कार्यों का प्रबंध भी करता है। प्रशासन को देखते हैं। प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करना, संगठन की युक्ति निकालता है, ये लक्ष्यों को निर्धारित करता है, वित्त उत्पादन एवं वितरण का समन्वय करता है, साथ ही साथ मार्ग निर्देशन नेतृत्व प्रदान करता है और नियंत्रण भी करता है। अब बात करेंगे प्रबंध की। देखिए, प्रबंध प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है, संगठन का उपयोग करता है, प्रबंधकीय कार्यों को करने के लिए संगठन का एक माध्यम है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लक्ष्य पूरा करने के लिए अन्य कार्यों का समन्वय करता है, लोगों के साथ काम करके काम करवाता है, संगठित तरीकों में अन्य संसाधनों का प्रयोग भी ये करता है। बात करेंगे प्रबंध प्रक्रिया की। प्रबंध प्रक्रिया कुछ मूल कार्य हैं, वे हैं, देखिए, योजना बनाना, संगठन बनाना, स्टाफ की व्यवस्था करना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, समन्वयन करना, रिपोर्ट तैयार करना एवं बजट बनाना। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन। ठीक है, प्रबंध के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है कि प्रभावी कार्य निष्पादन या कार्यान्वयन है या नहीं। ठीक है, कार्यान्वयन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा कतिपय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यकलापों का समूह पूरा किया जाता है। इस प्रकार कार्यान्वयन उन कार्यकलापों के व्यापक समूह का उपसमूह है जिसे प्रबंध बनाता है। कार्यान्वयन की प्रवस्थाएं। तो देखिए, कार्यान्वयन की दो उप प्रवस्थाएं होती हैं। तो पहली है प्राचलन पूर्व प्रवस्था और दूसरी है प्राचलन प्रवस्था। कार्यान्वयन की प्राचलन पूर्व प्रवस्था तब शुरू होती है जब व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो जाती है और वित्त की व्यवस्था होती है। प्राचलनाधीन प्रवस्था में परियोजना प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ये क्या है उद्देश्य, तो इनको देखते हैं। समय पर परियोजना को पूरी करना, अपेक्षित लागत के अंदर परियोजना को पूरा करना। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट, कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, ऐसे कई कारक हैं जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। ग्राम प्रबंधक को उनकी भूमिका और कार्य को समझना होता है। उनकी संक्षिप्त सूची नीचे दी गई है। तो देखिए, इनको देखते हैं क्या क्या दिया गया है सूची में। तो पहला है तकनीकी कारक। ग्रामीण परियोजनाओं विविध प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सिंचाई, पशुधन विकास, प्रौद्योगिकी के प्रयोग और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जरूरत होती है ताकि उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए उत्पादन कार्यों को प्रभावी ढंग से कार्यरत करा जा सके। ग्राम विकास प्रबंध के लिए तकनीक कारकों के ज्ञान और उन्हें व्यवस्थित रखने के तरीकों की भी जानकारी
होनी आवश्यक है। अगला है आर्थिक और वित्तीय कारक। ये ऋण, आर्थिक सहायता, मूल्य निर्धारण एवं संसाधनों का विकल्प आदि को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कारक। ये उत्पादनों का विपणन और आदानों की आपूर्ति आदि से संबंधित है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। चूंकि ग्रामीण समाज और संस्कृति बहुत निकटता से जुड़ी है, इसीलिए परियोजना प्रबंधक को सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, परंपरा, सामाजिक संरचना, जाति, नातेदारी पैटर्न, सामाजिक प्रथाएं आदि और सामाजिक स्त्रीकरण की भूमिका को समझा जाना चाहिए। ठीक है, समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। शक्ति संरचना, प्रभावशाली समूह, नेतृत्व पैटर्न आदि भी परियोजनाओं कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका संस्थानिक, संगठनात्मक और प्रबंधकीय कारक। परियोजनाओं के कार्यान्वयन उस सीमा तक प्रभावित होंगे जिस सीमा तक संगठनात्मक और प्रबंधकीय उद्देश्य तथा कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए होंगे, उत्तरदायित्व स्पष्ट निर्धारित किए गए होंगे, पारस्परिक संबंध सुदृढ़ किए गए होंगे और परियोजना नियंत्रण प्रणालियों विकसित की गई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोगों की भागीदारी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी का बहुत महत्व है, इसलिए परियोजना प्रबंधकों का लक्ष्य न केवल लोगों की भागीदारी प्राप्त करना होनी चाहिए, बल्कि कार्य नीति और कार्य विधियां भी विकसित करनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका समाकलन और संयोजन। चूंकि कार्यान्वयन में अनेक एजेंसियां सम्मिलित होती हैं, इसीलिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों समाकलन और संयोजन अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।